बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर नंबर 14, उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट भी आती। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज इंशाल्लाह हम आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर कराएंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। देखिए, इससे पहले आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी पंपिंग ऑर्गन जिसको हार्ट कहते हैं, इसी तरह से पंपिंग वेसल्स, ट्यूब्स यानी जिनको ब्लड वेसल्स कहते हैं, और तीसरा कंपोनेंट ब्लड इटसेल्फ का यानी पंपिंग फ्लूइड। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी डायग्राम बना के बताता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं, ताकि क्योंकि ये जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। यानी ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये समझ लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बिल्कुल पैरेलल चलता है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो एक और सिस्टम के साथ भी है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि इस लिम्फेटिक सिस्टम का इम्यून सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ क्या ताल्लुक है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये हार्ट है, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। हार्ट है तो आपने पढ़ा कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और ऊपर वाले जो हैं एट्रिया कहलाते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ये हार्ट की राइट साइड है और ये जो है वो लेफ्ट साइड है। अब जब सर्कुलेशन होती है यानी जो सिस्टोल के दौरान या वेंट्रिकल सिस्टोल जब होता है, यानी ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक बहुत बड़ी आर्टरी के जरिए से हमारे ब्लड बॉडी पार्ट्स को जाता है। यानी यहाँ से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक बहुत बड़े ब्लड वेसल के ज़रिए से, यानी ये एक्चुअली आर्टरी है क्योंकि इट टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो बाय डेफिनेशन एऑर्टा जो है, यानी ये जो सबसे बड़ी आर्टरी है जिसको एऑर्टा कहते हैं, ये ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाता है। और जैसे ही एऑर्टा नीचे आता है, डिसेंड होता है, ये जो है डिफरेंट जो आर्टरीज हैं उसमें डिवाइड होता है और हर एक आर्टरी जो है वो हमारे एक ऑर्गन में जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर स्टमक है तो एक आर्टरी जो है, आर्टरी की एक ब्रांच जो है वो स्टमक को जाएगी और स्टमक को ब्लड सप्लाई करेगी और इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी। इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी। अब इसी तरह से यानी ये जो इसकी ब्रांचेस हैं एऑर्टा की, वो आर्टरीज जो कहलाती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। कैसे सप्लाई करती हैं, आगे ये डिवाइड होती हैं। यानी जैसे ही कोई आर्टरी जो है वो किसी ऑर्गन में एंटर होती है तो उसके बाद वो डिवाइड होने लगता है। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास यही आर्टरी है और ये आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगी, ठीक है। ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होगी और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं और इससे भी बारीक जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, तो ब्लड जो है वो कैपिलरीज में जाता है। तो यानी ये जो फर्दर आर्टीरियोल्स हैं ये डिवाइड होती हैं इस तरह से,
और ये जो बारीक ब्लड वेसल्स हैं जो कि रेड कलर में मैंने शो की हैं, दीज आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरीज हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और आपने पढ़ा है कि ये जो कैपिलरीज हैं ये वो जगह होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। यानी ये जो कैपिलरीज हैं इनके इर्द गिर्द क्या है, हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं। और हमारा बॉडी का कोई भी सेल या टिश्यू ऐसा नहीं है जहाँ पे कैपिलरीज ना हो, क्योंकि हर एक सेल को न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है और उसको गैसेस की भी ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। और इसीलिए तकरीबन बॉडी के हर एक सेल के साथ साथ कैपिलरी गुजरती है। यानी जो कैपिलरीज हैं, देयर आर सो मेनी सेल्स अराउंड कैपिलरीज। कैपिलरीज के इर्द गिर्द बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज जो हैं, जैसे मैं ये जो कैपिलरीज हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। यानी ये फर्ज करें कैपिलरी की यानी ट्यूब है या ये कैपिलरी है, तो इसकी वॉल जो होती है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। यानी किस तरह से एक एक सेल पर मुश्तमिल होती है, और इन सेल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जैसे ही ब्लड जो है वो कैपिलरी के अंदर पास होता है, प्रेशर से होता है उस वक्त, यानी क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बड़े पाइप को देखते हैं तो बड़े पाइप में ब्लड का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो हम अगर उसका आगे से जो होज़ है वो कह लें, या उसका जो बोर कह लें, या उसका ल्यूमन जो है वो छोटा कर दें, तो ब्लड का जो उसके अंदर फ्लूइड बहता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही फ़िलासफ़ी है कि पहले बड़ा ब्लड वेसल, उसके बाद उससे छोटा होता जाता है, ल्यूमन छोटा होता जाता है, फिर उससे छोटा होता जाता है, ताकि ब्लड का प्रेशर को मेंटेन किया जा सके और ब्लड एवरी सिंगल सेल पर पहुँचे, ताकि उसको जो हर सेल है उसको न्यूट्रिशन भी फ्राहम की जाए और उसको जो है उसको ऑक्सीजन भी फ्राहम की जाए। अब जिस वक्त ब्लड इनके अंदर बहता है, ठीक है, तो ब्लड जो है वो ऊज आउट होता रहता है, यानी रिश्ता रहता है, क्योंकि सुराख है ना, तो सुराखों में से ब्लड बाहर आता रहता है। तो ब्लड के वो हिस्से यानी जो कि इन स्पेसेस में से नहीं गुजर सकते वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो हिस्से ब्लड के इस कैपिलरी में मौजूद हैं वो बाहर आ सकते हैं, यानी उनका साइज़ जो है इन स्पेसेस से छोटा है तो वो बाहर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, इसका काफ़ी सारा हिस्सा बाहर आ जाएगा। वाटर यानी फ्लूइड जो है वाटर बाहर बहुत सारा आ जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो कि जिनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से एक फ्लूइड जो है वो बाहर आता रहता है, ये बाहर आता रहता है यहाँ से, यानी ये जो कैपिलरीज हैं इनमें से जो फ्लूइड बाहर आएगा वो इन सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं इन सेल्स के दरमियान में ये जमा होता रहेगा, इन सेल्स के दरमियान में जमा होता रहता है। और इस फ्लूइड को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी निकलता है ये काफ़ी हद तक हर रोज़ यानी हमारी बॉडी से तकरीबन 20 लीटर जो पानी है वो बाहर निकलता है, लेकिन फॉर्चुनेटली 20 में से जो 17 लीटर होता है यानी 17 लीटर जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब होता रहता है कैपिलरीज के जरिए। बट फिर भी 3 लीटर जो हर रोज़ तकरीबन 3 लीटर जो फ्लूइड है, ये इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये हर रोज़ हमारी बॉडी से निकलता है। अब आप इमेजिन करें कि अगर 3 लीटर जो ब्लड है वो हर रोज़ हमारी वेसल से निकल के बाहर आ जाए हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर, तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो किस कदर कम हो जाएगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्लड का वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा और वो सारे का सारा हमारी बॉडी में चलेगा। लेकिन इसके लिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं।
और उसी की स्टडी हम अभी करेंगे। अब देखें, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अब ज़रूरत ये है कि इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड के अंदर डाला जाए ताकि ब्लड का वॉल्यूम कम ना हो। तो बेसिक जो पर्पस है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इसका जो ताल्लुक है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो यही है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये जो यानी सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान में चला जाता है, इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाए। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखिए, इसका जैसे आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा कि कैपिलरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, आर्टरीज हैं, बिल्कुल इसी तरह के वेसल्स जो हैं वो इस यानी या जो कह लें कि इसी तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। कैसे? जो पहला कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरी या कैपिलरी कैप, लिम्फ कैपिलरी। ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये ये ब्लाइंड होती है। सबसे पहली बात यह है कि ये ब्लाइंड होती हैं। इसको मैं उनसे बोला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से ये एक यहाँ पे कैपिलरी। अब इन कैपिलरीज में और जो सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज हैं इनमें फ़र्क क्या है कि ये ब्लाइंड है, यानी इनका एक एंड बंद है, एक सिरा बंद है और दूसरा खुला है। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो इंटरस्टिशियल यहाँ पे सेल्स में या टिश्यूज़ में जमा होता है, यही फ्लूइड जो है ये जब इन कैपिलरीज में आ जाता है, यानी ये कैपिलरी जो कि ब्लाइंड है, तो इसको हम फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं कहते बल्कि फिर हम इसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ की डेफिनेशन क्या है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड व्हेन एंटर्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज देन इट इज कॉल्ड लिम्फ। तो ये लिम्फ कहलाएगा जिस वक्त यानी ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं दे जॉइन टुगेदर, यानी ये जॉइन यानी जैसे ये कैपिलरीज जब जॉइन करती हैं, यानी ये जो कैपिलरीज तो क्या है? आर्टीरियोल बनता है। इसी तरह से ये कैपिलरीज जो हैं ये जब जॉइन करती हैं यानी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो एक बड़ा वेसल बनता है। यानी बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो आपस में जॉइन हो जाती हैं लिम्फ कैपिलरी और एक बड़ा वेसल बन जाता है। ये जो बड़ा वेसल है इसको लिम्फ वेसल कहें। ये वेसल बन गया, लिम्फ वेसल। अब इसी तरह से बहुत सारे जो वेसल्स हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, बहुत सारे वेसल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जॉइन होंगे, यानी एक दूसरे के साथ जॉइन होंगे और एक बड़ा जो है इससे भी बड़ा वेसल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं डक्ट या लिम्फ डक्ट है। लिम्फ डक्ट, जैसे आपने पढ़ा कि बहुत सारे जब न्यूरॉन्स का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके, और एक कलेक्टिंग डक्ट में कई जो नेफ्रॉन होते हैं वो अपना यूरिन डालते हैं। इसी तरह से जो बहुत सारे जो लिम्फ वेसल्स हैं ये एक ही डक्ट में अपना जो लिम्फ है वो डालते। अब ये जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल में जब लिम्फ फ्लो करता है तो इसके दरमियान में यानी कि यहाँ पे नोड लाइक स्ट्रक्चर, देयर आर नोड लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स, यानी गुठलियाँ। नोड कहते हैं गुठली, स्वोलन पार्ट, यानी एक पार्ट जो है वो वाइडर हो जाता है, कमरे की तरह बन जाता है और इसको हम लिम्फ नोड कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके लिम्फ नोड के, और ये हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। मैं अभी आपको यानी एक छोटी सी डायग्राम बना, ये फर्ज करें हमारी बॉडी है, ये और
इस हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जिनमें लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं वो होते हैं यहाँ नेक रीजन। दूसरे ये रीजन जिसको एक्जिला कहते हैं, एक्जिला यानी आर्मपिट, ये जो हमारी बगलें हैं यहाँ पे लिम्फ नोड्स। और इसके अलावा इस रीजन में जिसको ग्रोइन रीजन कहते हैं, ग्रोइन रीजन यहाँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं, यानी लिम्फ नोड्स इन जगह पर नेक रीजन पर, ये एक्जिला रीजन है और ये ग्रोन रीजन है और ये जो है ये नी स्केल है। तो इनमें यानी जो लिम्फ नोड्स हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लिम्फ नोड्स आपको इन रीजन, अब लिम्फ नोड में बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो किडनी से मिलता जुलता है। जैसे आपने किडनी पर पढ़ा कि किडनी का आउटर स्ट्रक्चर जो है वो एक सरफेस उसकी जो है वो कन्वेक्स होती है और एक कनकेव होती है, और जो कनकेव होती है उसमें से जो ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं। इसी तरह से यानी इसका जो ब्लड जिसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का मेडुला कहलाता है। और ये जो लिम्फ नोड्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग आवर इम्यून सिस्टम, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है सेल्फ डिफेंस है। यानी ये जो लिम्फ जिस वक्त लिम्फ वेसल में से जाता है और लिम्फ नोड में से गुजरता है तो लिम्फ नोड में से पास होता है, और लिम्फ नोड में जब पास होता है तो यहाँ पे ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स हैं। दीज वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, आप जानते हैं लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो एंटीजन बैक्टीरिया वायरस लिम्फ के ज़रिए से यहाँ से पास होते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ और सेल्स होते हैं एनगल्फिंग सेल यानी मैक्रोफेजेस कह लें, जो कि इनको एनगल्फ कर लेते हैं, इनको किल कर देते हैं। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंटीजन्स की। कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी पैथोजन जो डिजीज़ काज करे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनाइए। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये यानी ब्लड को साफ़ कर देते हैं, जो इन एंटीजन्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। अब उसके बाद इन लिम्फ नोड्स के ज़रिए से फिर उसके बाद कहाँ पे ब्लड जाता है, लिम्फ वेसल के बाद कहाँ पे आता है, लिम्फैटिक डक्ट। और लिम्फैटिक डक्ट्स जितनी होती हैं यहाँ पे मौजूद ये वाला हिस्सा, याद रखें ये वाला हिस्सा जो हसली की हड्डी है जिसको क्लेविकल बोन कहते हैं, इसके बिल्कुल नीचे एक वेन होती है जिसको हम सब क्लेवियन वेन कहते हैं, सब क्लेवियन वेन कहते हैं। तो ये जो जितना भी यानी अब जो लिम्फ होता है ये सारे का सारा शोल्डर रीजन में जो क्लेविकल बोन के नीचे जो सब क्लेवियन वेन है उसमें डाल दिया। अब उसमें जब वेन में चला जाएगा दैट मीन्स कि वो ब्लड का हिस्सा बन गया और वो ब्लड जो है वो वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा, यानी राइट एट्रियम में। तो इस तरह से यानी जो लिम्फ होता है वो जो वापस या दोबारा कह लें तो वो ब्लड का हिस्सा बन जाता है और हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता। ठीक है। अब एक और चीज़ आपने डाइजेशन के चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी होगी, वो मैं आपको दोबारा से बता। आपने पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल है, ये मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो है नेक्स्ट पार्ट को हम स्टडी कर सकें। लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा जो है वो हमारे डाइजेशन यानी हमारी इंटेस्टाइन के साथ भी अटैच है, रिलेटेड है। कैसे? आपने पढ़ा कि ये इसोफेगस के बाद ये स्टमक है, स्टमक, और स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। ये ड्यूडेनम,
जो ड्यूटेनम है और उसका के बाद दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, जैजुम, और तीसरा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, ये फर्ज करेंगे, यानी तीसरा हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, इलियम। और आपने पढ़ा है कि इलियम में क्या होता है, यानी डाइजेशन नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, और एब्जॉर्प्शन इसके फंक्शन की वजह से जो इलियम का स्ट्रक्चर है वो भी दूसरे पार्ट से डिफरेंट है। कैसे कि इसकी जो वॉल होती हैं उसके अंदर, यानी इस तरह से उसकी वॉल अंदर की तरफ इंट्रूड होती है या इन्वेजिनेट होती है, और इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिसको हम विलाई कहते हैं, या विलस एक को कहते हैं, विलाई ज़्यादा को कहते हैं। विलस का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा कि विलस का स्ट्रक्चर कैसे, कि ये बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके इर्द गिर्द जो हैं वो देयर आर मैनी कैपिलरीज, देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। बट इसके सेंटर में आपने पढ़ा था कि एक लिम्फ वेसल भी होता है, यानी ये इसको आप लिम्फ कैपिलरी करें, इसको हम लैक्टियल कहते हैं, लैक्टियल कहते हैं, ठीक है, ये लैक्टियल है, और ये लिम्फ को इकट्ठा करके यानी लिम्फेटिक वेसल में डाल, लिम्फेटिक वेसल में डाल। अब ये जो ये लैक्टियल है, यानी जो लिम्फेटिक वेसल है, ये जो हम फूड खाते हैं उसमें से जो फैट वाला पार्ट होता है, फैट जब डाइजेस्ट होता है तो फैटी एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स आर बिगर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये जो लैक्टियल है इसकी वॉल जो होती है इसमें 20 सुराख होते हैं, वैसे ही जैसे इसमें स्पेसेस होती हैं वैसे ही जैसे कैपिलरीज में होती हैं आम कैपिलरी, लेकिन इसकी स्पेसेस जो हैं वो आम कैपिलरी की स्पेसेस से थोड़ी बड़ी होती है। लिहाजा जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो इसमें से पास हो जाते हैं। तो ये जो यानी लैक्टियल में से लिम्फ जाता है उसमें बहुत सारा फैट भी होता है, यानी बहुत सारा फैट होता है, और ये फैट जो है वो लिवर में लाया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है जिसको हम विलाई कहते हैं, दे आर आल्सो कनेक्टेड बाई, या दिस इलियम इज आल्सो कनेक्टेड बाई कनेक्टेड विद द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जो इसकी कैपिलरीज हैं, इनके अंदर यहाँ पे कोई पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं, यानी ये जो कलेक्ट होता है वेसल्स के अंदर, यानी लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ जो कलेक्ट होता है, इसको पंप करने वाली कोई डिवाइस नहीं है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो इसमें लिम्फ जो होता है, यानी जो वेसल्स हैं, पहले तो हो गई कैपिलरीज, कैपिलरीज, और ये फर्ज करें लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज ये ज्वाइन कर रही हैं, लिम्फ वेसल बना रही हैं। अब लिम्फ वेसल में जो लिम्फ फ्लो करता है वो यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट का मोहताज है, यानी हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब हम मूव करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जितने भी मसल्स जो मूव करते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ये जो लिम्फ है वो इन लिम्फ वेसल्स में मूव करता है, नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट है, आपने पढ़ा है, उसमें डायाफ्राम की मूवमेंट होती है, इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है, तो उससे भी यानी ब्रीथिंग मूवमेंट से भी इसके अंदर मूवमेंट होती है, फ्लो होता है। और तीसरी बात ये है कि यानी लिम्फ जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो देयर आर वेल्व्स, यानी इसके अंदर वेल्व्स लगे हुए हैं, यानी कि वॉल्व जिसको कहते हैं, वेल्व लगे होते हैं, वॉल्व कह लें या वेल्व कह लें, लगे होते हैं, यानी कि जो इस तरह से कि इस तरह से कह लें क्या कि जब वेसल इसमें से लिम्फ जाएगा तो वो आगे जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा क्योंकि वाल्व बंद हो जाएगा, यानी इसमें वाल्व जो हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं कि बैक फ्लो नहीं होता, कि यानी लिम्फ जब
आगे चलता है तो वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो लिम्फ होता है वो आगे मूव करता है, पीछे की तरफ नहीं आता। ये तो और अगली बात होगी। नेक्स्ट बात ये है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि इसमें लिम्फ नोड्स के अलावा कुछ बड़े बड़े ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी जिनको लिम्फाइड मैसेज कहा जाता है। लिम्फाइड मैसेज, लिम्फाइड मैसेज। अब ये जो लिम्फाइड मैसेज हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं? इसमें टॉन्सिल्स शामिल हैं, एडिनाइड्स शामिल हैं, इसमें स्प्लीन शामिल है, इसमें स्प्लीन शामिल है, और इसके अलावा थाइमस इसमें शामिल है। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, और इनमें यानी वही एक्टिविटी होती है जो कि लिम्फ के यानी लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन है, यानी ये ब्लड को साफ करते हैं। यानी ब्लड के अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, जो एंटीजेंस होते हैं, उनको। टॉन्सिल्स की बात करें तो ये जो आपका हलक है उसके बिल्कुल दोनों तरफ, एक इधर एक इधर, इनका फंक्शन भी यही होता है। इसी तरह से जो एडिनाइड्स हैं ये भी बिल्कुल, यानी ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, यानी एक तो हार्ड पैलेट है ना, तालू जिसको कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, इसके बिल्कुल बैक साइड पर ये होते हैं। और स्प्लीन जो है यानी इनका काम क्या होता है कि इनके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो थाइमस है, ये हमारी जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन जिसके साथ हमारी पसलियाँ लगी हुई हैं, इसके बिल्कुल नीचे होता है, और ये भी यानी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से ये जो यानी हमारा ये जो स्टमक है, स्टमक की ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के नीचे जो है आपने पढ़ा होगा कि इसके नीचे पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज यानी इस तरह ये पेंक्रियाज, और बिल्कुल पेंक्रियाज के कॉर्नर पर यहाँ यानी स्टमक के बिल्कुल लेटरल साइड पर कह लें, देयर इज ए पार्ट, देयर इज ए ऑर्गन कॉल्ड स्प्लीन। ये जो स्प्लीन है ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का ही हिस्सा है, इस लिहाज से कि ये ब्लड को फिल्टर करता है। ये ब्लड को भी फिल्टर करता है, और इसमें जो पुराने सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स बेकार हो गए, वो टूट का शिकार है, उसकी भी ये फैक्ट्री है जहाँ पे पुराने सामान यानी पुराने रेड ब्लड सेल्स को ला के तोड़ा जाता है और उसको रिसाइकल किया जाता है। तो ये भी काम, और इसके अलावा इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, जो कि लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इस स्प्लीन की, यानी ये दोनों सिस्टम में बिल्कुल जैसे इंटरमीडिएट है, यानी ये दोनों तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, जो है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह से थाइमस का, जैसे मैंने, ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि इस लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो ये था आज का टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे दोबारा से यानी मैसेज करके आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो, या इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, तो यू कैन मेक ए कमेंट। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, उसको लाइक करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।